हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात माय ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो बच्चा सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा, विश्वास और पूर्ण उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। चलिए, बात कर रहे थे कक्षा 10th की फिजिक्स की, जिसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात कर रहे थे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आगे आज जो चैप्टर है या जो टॉपिक है उसका नाम है उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र। जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि अवतल दर्पण द्वारा जो दर्पण सूत्र हम लोगों ने निकाला था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है अपने आप में। इस चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी से बनते हैं। यहाँ तक कि कहें कि 80% जो न्यूमेरिकल हैं वो इसी फार्मूले पे बेस्ड पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। तो जो दर्पण सूत्र है, चाहे वो हम अवतल दर्पण के लिए निकालें चाहे उत्तल दर्पण के लिए निकालें, बिल्कुल सेम आता है, ठीक है ना। आज देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का उत्तल दर्पण द्वारा जो आपका सूत्र आता है, दर्पण सूत्र, वो क्या आता है। बात जितनी की थी उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने बात सबसे पहले की थी प्रकाश के परावर्तन की। बहुत ध्यान से सुनेंगे सारी घटनाओं को, आपका चैप्टर आपकी उंगलियों पर नाचने लगेगा थोड़ी देर में, देखना। पहली बात हम लोगों ने थी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाशीय किरण चलकर किसी चिकने या पृष्ठ या पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ती है, टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात क्लियर। दूसरी बातें जो हमने की थी वो की थी प्रकाश के गुण के बारे में। जैसे प्रकाश किरणों के रूप में चलता है, प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। चौथी बात जो हम लोगों ने की थी प्रकाश के गुण के बारे में, वो ये है कि प्रकाश जब भी किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, अर्थात प्रकाश के अंदर परावर्तन का गुण पाया जाता है। इस तरीके से प्रकाश के गुणों के बारे में बात की थी। फिर हम लोगों ने बात की थी प्रकाश जो होता है उससे हमें वस्तु दिखाई देती है। वस्तु दिखाने के बाद जो प्रकाश वस्तु बनती है, किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो किस टाइप से बनता है। तो उसमें हमने ये जाना था कि जब दो प्रकाशीय किरणें किसी भी परावर्तन से टकराकर या किसी पृष्ठ से टकराकर जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। मतलब ये, अगर दो रेखाएं या दो किरणें वास्तव में मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, अगर किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था गोलीय दर्पण। हमारे पास एक कांच का खोखला गोला होता है। कांच के खोखले गोले को एक तरफ से काट दिया जाता है। काटने के बाद बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक साइड क्या कर दिया जाए, पॉलिश, अर्थात कहने का ये मतलब है कि आपने कांच का कोई खोखला गोला लिया, बहुत ध्यान से सुनेंगे, गोला मतलब गोला, गेंद जैसा, ठीक है। कांच का खोखला गोला है, उसको काट के एक साइड पॉलिश करेंगे। अगर उभरे हुए भाग में पॉलिश करेंगे, परावर्तन अंदर से होगा तो कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। क्लियर। दूसरा, अगर कांच का खोखला गोला काट के पॉलिश करें अंदर की ओर, परावर्तन हो बाहर की ओर, तो दर्पण होगा आपका उत्तल। इतनी बात क्लियर है। तीसरा, समतल दर्पण अगर होगा तो आपके पास कांच की प्लेट होगी, कांच की प्लेट होगी, बाहर पॉलिश होगी एक साइड परावर्तन होगा तो होगा समतल दर्पण। इतनी बातें हम लोगों ने की थी। उसके बाद कुछ चीज़ें जानी थी, जैसे गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं वो क्या होती हैं। पहली चीज़ जानी थी दर्पण का ध्रुव। जो दर्पण आपने लिया है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, कोई दर्पण जिस खोखले गोले से काटा गया है उसका जो केंद्र होगा उसे हम लोग वक्रता केंद्र सी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। सी और पी के बीच में जो मध्य बिंदु होता है उसको कहते हैं दर्पण का फोकस। क्लियर। सी पी से होती हुई जो सीधी लाइन खींची जाती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इतनी बातें क्लियर थी। ये कुछ संबंधित परिभाषाएं थी। उसके बाद जाना था फोकस दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। रिवाइज करते हैं। सारी दूरियों को नापते हैं। पी से लेके एफ तक की दूरी फोकस दूरी, पी से लेके वी तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, पी से लेके वस्तु तक की दूरी वस्तु की दूरी, पी से लेके सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या आर। एफ और आर में संबंध जाना था, क्या होता है। एफ होती है फोकस दूरी, आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आर होती है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इतनी बात हम लोगों ने की थी। उसके बाद हमने ये जाना था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी दर्पण सूत्र की। किसकी की थी? दर्पण सूत्र की बात की थी। और भी जाना था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। अवतल द्वारा 6 स्थितियों में प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। पहली स्थिति होती है जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के फोकस पर। वस्तु को थोड़ा खिसकाते हैं, सी और एफ के बीच में लाते हैं तो प्रतिबिंब बनता है दूसरी स्थिति, जब वस्तु को इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा जाता है
तो प्रतिबिंब बनता है C और F के बीच में। तीसरी स्थिति, अगर वस्तु को C पर खिसका दिया जाता है तो प्रतिबिंब C पर बनता है। थोड़ा सा वस्तु को और खिसकाएंगे, C और F के बीच में लाएंगे तो प्रतिबिंब बनेगा C और इन्फिनिटी के बीच में। वस्तु को थोड़ा सा और खिसकाएंगे, यदि F पर लाएंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। वस्तु को थोड़ा सा और खिसकाएंगे, यानी F और P के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा आपका दर्पण के पीछे, जो केवल एकमात्र स्थिति होती है अवतल दर्पण की, जब प्रतिबिंब बनता है आपका आभासी। कौन सी स्थिति है? जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु F और P के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और उत्तल दर्पण द्वारा केवल और मात्र दो स्थितियों में प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, वो भी जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी बनता है। पहली स्थिति, अगर वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा। दूसरी बात, यदि वस्तु जो आपका वस्तु है वो अगर C और इन्फिनिटी कहीं P और इन्फिनिटी अर्थात दर्पण के ध्रुव और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखी हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो C और F के बीच में बनेगा, आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा। इतनी बातें हम लोगों ने की थी। इसके बाद जो बात की थी वो थी दर्पण सूत्र की। उस दर्पण सूत्र को ड्राइव किया था बहुत अच्छे से। आज उस दर्पण सूत्र को जो ड्राइव किया था उसका दूसरा पार्ट करते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र की स्थापना। चलिए बात करते हैं दर्पण सूत्र की स्थापना की। आपने 5 मिनट में सारी चीज़ों को रिवाइज किया। इसके बाद बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण सूत्र। सबसे पहले दर्पण सूत्र बनाने के लिए हमें बनाना होगा अब उत्तल दर्पण। तो हमने अभी आपको रिवाइज करवाया कि जब आपके पास कोई कांच का खोखला गोला होगा जिसे काटा गया होगा और काटने के बाद उसके अंदर की ओर पॉलिश कर दी जाए, मतलब यहाँ पे और उभरे हुए भाग से हो परावर्तन और उभरे हुए भाग से हो परावर्तन, तो ऐसा दर्पण कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण। जो दर्पण होता है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग कहते हैं P, दर्पण का ध्रुव P, और जो हमारा कांच का खोखला जहाँ से काटा गया होगा उसका जो मध्य बिंदु होगा उसे हम लोग कहेंगे C। ये रहा C और P से मिलाती हुई जो सीधी लाइन खींची जाती है इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ये लीजिए आपकी मुख्य अक्ष तैयार है। इसके बाद C और P के बीच में एक मध्य बिंदु होता है जिसे हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं, फोकस कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें सभी को क्लियर होंगी। सबसे पहले बनाते हैं वस्तु का प्रतिबिंब और उसके बाद कहानी लगाएंगे जो आगे हम लोगों के सामने होगी। वस्तु को रखेंगे, ये लो आपके सामने एक वस्तु तैयार है जिसका नाम है AB। इस वस्तु का सबसे पहले बनाना है अपन को प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनाने के लिए अपन के पास 3 नियम है, तीनों को रिवाइज करेंगे एक एक करके। जब पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो वो हमेशा फोकस से होकर जाती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, पहला नियम। दूसरा नियम, यदि वस्तु को फोकस से होकर भेजेंगे तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो तो भी परावर्तन के बाद कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम जो आपके पास है कि C से अगर वस्तु को किरण को भेजेंगे तो वो हमेशा उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। चलिए पहली प्रकाशीय किरण भेजते हैं और देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वैसे तो आप लोगों को पता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर भी देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशीय किरण भेजेंगे तो वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी, ऐसी टकराएगी या फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये जा रही है लेकिन कहाँ से आ रही हो, पीछे की ओर अगर इसको बढ़ाएंगे तो लगेगा कि F से आ रही हो। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर। दूसरी प्रकाशीय किरण भेजते हैं C की ओर। ये लो, ये रही आपकी C की ओर, जाएगी तो नहीं लेकिन ऐसा करेंगे कि यहाँ पे ऐसी जाती हुई प्रतीत हो, तो जो C के लिए जाती है वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें यहाँ पर मिली, यहाँ पर जो अभिलंब खींचेंगे ये बनेगा आपका प्रतिबिंब। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है इतनी बात। ये प्रतिबिंब आपका तैयार हो गया। इसके बाद प्रतिबिंब तैयार हो गया, हमें पता है कि ये आपका बन गया प्रतिबिंब। यहाँ पर थोड़ा सा नामकरण करेंगे कि आपके पास एक जो दर्पण आपने लिया है कौन सा है, उत्तल, जिसका नाम है M1 M2, ठीक है। और ये वाली किरण जहाँ पर टकराई है उससे हम मुख्य अक्ष पर एक क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे, ये लो N, ठीक है। और ये यहाँ पे टकराई है इसको हमने P लिख लिया। और जो प्रतिबिंब बना है आपका वो हमने मान लिया A', B' है। क्या प्रतिबिंब बना है? A', B' आपका प्रतिबिंब बना है। इतनी बात क्लियर होगी तो आप लोग इसको डायग्राम को जल्दी से नोट कीजिए फटाक से। इस डायग्राम को अपन लोग बनाएंगे, बन गया ना सभी का डायग्राम? ओके। अब करेंगे हम लोग इसका नामकरण करने का मतलब है दूरियों को लिखेंगे। आपने बताया है सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, तो देखेंगे बहुत ध्यान से। P से लेके वस्तु तक की दूरी, वस्तु की दूरी कहलाएगी जिसको हम लोग U लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर।
आगे चलेंगे, प्रतिबिंब जहां पर बना है P से लेके प्रतिबिंब की दूरी V कहलाएगी, ये लो, ठीक है। इसके बाद P से लेके F तक की दूरी फोकस दूरी होगी, ये लो F लिख लिया। इसके बाद P से लेके C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या R होगी, ये होगी। इतनी बातें सभी को क्लियर होंगी एकदम से, बोलो हाँ या ना। आपने सिखाया है सर चिन्ह परिपाठी में कि P के लेफ्ट साइड की दूरियां हमेशा नेगेटिव लिखते हैं, P के राइट साइड की दूरियां हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो वस्तु की दूरी है आपकी क्या BP, क्या है वस्तु की दूरी BP, वो U है, लेकिन किस साइन के साथ लेंगे, माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड में पड़ रहा है। इसके बाद प्रतिबिंब की जो दूरी होगी B', इसको हम लोग लिखेंगे V, पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि राइट साइड में पड़ रहा है। P से लेके F तक की दूरी यानी FP जो होगी वो होगी फोकस दूरी F, जो भी पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि राइट साइड पड़ रहा है। P से लेके C तक की दूरी अर्थात CP जो होगी आपकी R, वो भी पॉजिटिव होगी। इसके बाद ये 4 दूरियां लिखने के बाद एक हम लोगों ने संबंध पढ़ा था किसमें, F और R में, क्या कहता है कि R बराबर 2F होता है। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इतनी बातें सभी को क्लियर होंगी आई थिंक बिल्कुल अच्छे तरीके से। जिस तरीके से हम लोगों ने अवतल दर्पण के लिए क्रिया की थी, सेम क्रिया हम लोग यहाँ पे करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से क्या सीन बन रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, 2 त्रिभुज लेंगे, इसमें एक ABC और एक लेंगे अपन लोग A', B', C। क्या लेंगे, A', B', C। एक सबसे पहले त्रिभुज देखेंगे ध्यान से, एक बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं ABC। एक त्रिभुज लिया आपने, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज A', B', C समरूप हैं। समरूप की समरूपता आपको बताई है हमने कि कैसी समरूपता होती है, जब त्रिभुज देखने में समान लगे तो वो हम लोग समरूप त्रिभुज हो जाती है। और समरूप त्रिभुज की कंडीशन होती है कि उनकी कोई भी 2 भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। चलिए बात करेंगे भुजाओं की, हम ये वाली भुजा की बात करेंगे। देखो एक बड़ा वाला त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, हम लोग इसको डायग्राम में समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपका जो त्रिभुज है वो ये रहा आपका, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं ये, और एक अंदर ये वाला त्रिभुज है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 2 त्रिभुज आपके सामने हैं, ये 2 त्रिभुज आपके सामने हैं। दोनों के लिए काम करेंगे तो ये वाली भुजा मतलब AB अपॉन A', B', A अपॉन B इज इक्वल टू A', B'। इतनी बात क्लियर है, बराबर होगा किसके, ये नीचे वाली भुजा यानी BC अपॉन क्या हो जाएगी आपकी B', क्या हो जाएगा V', इससे समीकरण फर्स्ट लिख लेंगे, इसे समीकरण फर्स्ट लिख लेंगे। जिस तरीके से वहां प्रोसेस की थी सेम प्रोसेस यहाँ करेंगे। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे आपका, कौन सा, PNF। क्या लेंगे, PNF, त्रिभुज PNF एंड त्रिभुज A', B', बहुत ध्यान से देखेंगे त्रिभुज को, दोनों को। इसमें भी समरूपता की कहानी लगाएंगे, समरूप हैं, इसमें भी समरूपता की कहानी लगाएंगे इसमें भी समरूपता की कहानी लगाएंगे बिल्कुल सेम तरीके से। और लिखेंगे क्या, लिखेंगे ये वाली कहानी, कौन सी, देखो इस वाले त्रिभुज को लिख रहे हैं, ये बड़ा वाला ये, और एक छोटा वाला ये आपका ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि PN अपॉन ये वाली दूरी और A', B' ये रही, इज इक्वल टू हो जाएगी आपके सामने क्या, PNF ये वाली दूरी, NF अपॉन A', B' F में BF हो जाएगा ये आपका, ठीक है ना। ये समीकरण सेकंड ना लेके हम अभी उसकी कहानी और देखते हैं। हमें ये दिख रही है कि ये वाली दूरी सर इसके बराबर है, ये वाली लंबाई इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, PN की जगह शिफ्ट कर देंगे AB। क्या करेंगे, PN की जगह पे शिफ्ट करेंगे AB को, चूंकि PN बराबर क्या है AB, तो रखेंगे यहाँ पे PN की जगह रखेंगे क्या, AB अपॉन ये A', B' है, इज इक्वल टू NF बटे BF। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। दोनों की कंपैरिजन करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, तो हम देख रहे हैं कि LHS दोनों के कैसे हैं, सेम है, तो RHS सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, ये लो फर्स्ट एंड सेकंड से RHS को इक्वल करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी कि BC अपॉन B', की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी NF बटे BF,
NF बटे BF। इतनी कहानी सभी लोगों को एकदम से क्लियर होगी, एकदम से सभी को क्लियर होगी एक वाली कहानी। बोलो हाँ या ना, सभी को एकदम क्लियर है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आगे की जो कहानी है वो क्या कहती है। आगे की जो कहानी है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अपने पास BC निकालना है, यानी ये पूरी दूरी BC। तो BC को हम क्या करेंगे, अगर हम इन दूरियों में कंपैरिजन करें तो किन किन को ऐड करें कि पूरा BC मिल जाए। सर BP को जोड़ देंगे PC के साथ, तो BC की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, BC इतनी पूरी चाहिए तो इसको और इसको जोड़ दो, यानी BP प्लस PC, इन दोनों को जोड़ दो तो BC मिल जाएगा। अब B' चाहिए, यानी ये चाहिए, तो B' में से क्या करो, PC में से घटा दो, कितना, PC में से पूरे में से कितना घटा दो, इतना घटा दो, यानी कि PC बोले तो CP माइनस B' घटा दो, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, NF की जगह क्या रखेंगे, देखो NF। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक बात लिखेंगे, चूँकि यदि कहानी ऐसी हो, यदि दर्पण का द्वारक कैसा हो, दर्पण का द्वारक बड़ा हो, कैसा हो, बड़ा हो, दर्पण का द्वारक बड़ा हो, तो बिंदु N P पर होगा, बिंदु N P पर होगा, बिंदु N कहाँ होगा, P पर होगा, ठीक है। तो जो NF होगा वो शिफ्ट हो जाएगा किसमें, PF में, इसलिए जो NF का मान है वो इक्वल हो जाएगा आपका PF के। यानी दर्पण का द्वारक अगर छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तो ये जो लंब डालेंगे वो जस्ट P पर आ जाएगा, तो N पॉइंट P पर शिफ्ट हो जाएगा, तो NF का मान PF के इक्वल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है सर। तो NF की जगह पे हम रख सकते हैं PF, लिख लें, हाँ। इसके बाद BF निकालना है, तो BF निकालने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि ये BF नहीं है, B' है, सॉरी B' है, तो B' चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, FP में से घटा देंगे, कितना, FP में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे कितना, ये देखिए कितना निकालना है, तो FP में से घटा देंगे इतना, कितना, B' को घटा दो, इतना घटा दीजिए, आपके सामने सारी वैल्यूज़ समझ में एकदम आ जाएंगी। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, सभी लोग एकदम ध्यान से देखेंगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी लोग। अब सारी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, सारी वैल्यू को पुट करेंगे, जहाँ पे भी दिक्कत होगी आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, BP का मान यहाँ से उठा के रखेंगे, PC का मान उठा के रखेंगे, ठीक है ना, FP जो भी वैल्यूज़ है सबको उठा के रखना है यहाँ पे। चलिए BP का मान रखते हैं कहाँ से, माइनस का U, PC का मान रखते हैं, PC का प्लस R बटे, मान रखेंगे CP का वक्रता त्रिज्या R, कैपिटल R, माइनस B' रखेंगे, B' V है तो ये V हो जाएगा, इज इक्वल टू PF का मान रखेंगे स्मॉल f बटे PF का मान फिर से f रखेंगे, फोकस दूरी है, और B' का मान रखेंगे V। बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है सभी को, बोलो ठीक है सर। चूँकि हमें पता है कि R का मान क्या होता है 2f, R का मान कितना होता है 2f, रखेंगे माइनस का U प्लस का 2f बटे R की जगह पर फिर से 2f शिफ्ट करेंगे, माइनस का V इज इक्वल टू f बटे f माइनस V। इतनी बातें सभी को एकदम से क्लियर होंगी, इतनी बातें सभी को एकदम से क्लियर होंगी। अब क्या करेंगे, देख लें कट तो नहीं रहा है आपका, नहीं बिल्कुल नहीं कट रहा है, एकदम शानदार आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस और आगे बढ़ाते हैं, इसकी प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं और करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमें करना है f माइनस वी का मल्टीप्लाई, f माइनस वी का मल्टीप्लाई करना है इस वाले ब्रैकेट में, बोले तो माइनस u प्लस का 2f में, इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है f का किसमें, 2f माइनस v में। इतना मल्टीप्लाई सभी को समझ में आ गया क्या, इतना मल्टीप्लाई सभी को समझ में आ गया क्या, बोलो हाँ या ना, हाँ सर आ गया। इसके बाद बात करेंगे मल्टीप्लाई की। लो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। f का u में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है f का u में करेंगे तो माइनस का f u हो जाएगा, f का 2f में करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये vu हो गया।
इसका यहाँ करेंगे तो ये माइनस का 2FV हो गया। इसका यहाँ करेंगे इक्वल में तो 2F का यहाँ करेंगे तो 2F स्क्वायर हो जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस का FV हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली टर्म केवल इसको हम लोग यहीं छोड़ेंगे v और u को, बाकी सारी टर्म दूसरे साइड ट्रांसफ़र करेंगे। तो 2F स्क्वायर माइनस FV लिखा है। अब सारे टर्म को एक एक करके भेजेंगे, ये माइनस में उस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा FU, ये प्लस के उस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये वाली यहीं रही, इसको और भेज दो, प्लस का 2FV हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये पूरा कट जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा देखते हैं। VU इज इक्वल टू आपका आ गया 2FV। ये देखिए यहाँ पर इसको FV है और 2FB है, तो एक FB बचेगा, एक FB है 2 FB है तो एक घट जाएगा तो FV बचेगा। बोलो हाँ या ना? और ये प्लस FU है। इतनी बात क्लियर है? फिर याद कीजिए, जब ये स्टेप आया था फिर आपने क्या किया था, UVF से पूरे समीकरण में डिवाइड किया था, यहाँ पे भी कर दीजिए। UVF से भाग करने पर, UVF से भाग करने पर चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो VU बटे UVF इज इक्वल टू FV अपॉन UVF प्लस FU बटे UVF। ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, F से F कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, F से F कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बचा, ध्यान से देखेंगे तो इस साइड बचा सर 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V। ये आपका दर्पण सूत्र तैयार है, ये आपका दर्पण सूत्र तैयार है, दर्पण सूत्र तैयार है। तो हमने ये भी देखा कि चाहे उत्तल दर्पण से निकालें चाहे अवतल दर्पण से निकालेंगे, दोनों के लिए हमारे जो मान आएंगे वो एकदम समान आएंगे, एकदम इक्वल आएंगे। दोनों के लिए जो मान आएंगे वो एकदम समान आएंगे और एकदम इक्वल आएंगे। बोलो बात क्लियर है क्या? इतना नोट डाउन कीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर होंगी, बिल्कुल एकदम से सभी को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आवर्धन क्षमता या रेखीय आवर्धन की। देखिए एक बार फिर से पूरा रिवाइज करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कहानी है। अपन को निकालना था उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब और दर्पण सूत्र। सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे, ये रहा M1 M2 दर्पण उत्तल दर्पण हो गया। उसके सामने कोई आपने एक AB वस्तु रख दी है। वस्तु से पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो वो हमेशा F से होकर जाती है या F से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये गई, ये निकल गई, F से आती हुई प्रतीत हो रही। दूसरी C की ओर भेज दी तो जैसी जाएगी वैसे ही रुट जाएगी। दोनों किरणें A' पर काटती हैं, मुख्य अक्ष पर डाला गया अभिलंब क्या बन जाएगा, AB का A', B' प्रतिबिंब बन जाएगा। सारी दूरियों को लिखेंगे। P से लेके वस्तु तक की दूरी वस्तु की दूरी होती है, P से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी V होती है, P से लेके F तक की दूरी फोकस दूरी F होती है, P से लेके C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या R होती है। दो त्रिभुज लेंगे ध्यान से, एक ABC और एक लेंगे हम लोग A', दोनों को समरूप दिखाएंगे, समरूपता की कहानी लगाएंगे और फिर लेंगे PNF और A', इसमें भी कहानी लगाएंगे। LHS इक्वल करेंगे, RHS को इक्वल कर देंगे। ध्यान ही रखेंगे PN की जगह पे AB को शिफ्ट करेंगे, तब वो समीकरण फर्स्ट और सेकंड लग पाएंगे। जैसे ही रखेंगे वैल्यू को, जो वैल्यू है उनको ऐड करेंगे। जैसे BC का मान निकालना है तो ये पूरी दूरी निकालनी है, इसको और इसको ऐड कर दो और ये वाली कहानी लगा के सारी वैल्यू को आप रखेंगे, आपके सामने आंसर एकदम से निकल के आ जाएगा, एकदम से निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो भी महत्वपूर्ण है, जो है आपके लिए रेखीय आवर्धन। क्या है? रेखीय आवर्धन। जानते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है? बहुत सिंपल होता है, समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और याद भी करेंगे, ताकि आज के बाद दोबारा पढ़ने की उसको जरूरत ना पड़े, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। रेखीय आवर्धन क्या होता है? हमने ये देखा कि प्रतिबिंब की दूरी देखी, वस्तु की दूरी देखी और आपकी वक्रता त्रिज्या देखी, फोकस दूरी देखी। इसी तरीके से दो लंबाइयाँ और होती हैं, एक वस्तु की लंबाई होती है और एक होती है प्रतिबिंब की लंबाई। किस किस की लंबाई? एक तो वस्तु कुछ ना कुछ लंबी होगी और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कुछ ना कुछ लंबा बनेगा। तो एक प्रतिबिंब की लंबाई होती है और एक वस्तु की लंबाई होती है। इन्हीं दोनों के बीच में होता है एक रिलेशन। क्या होता है? रिलेशन कह सकते हैं या अनुपात कह सकते हैं, या अनुपात कह सकते हैं। उसी के बीच में रिलेशन आता है जिससे हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन।
बात करते हैं गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन की। गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, दरअसल ये आवर्धन क्षमता नहीं है, रेखीय आवर्धन ही है। क्या है? रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। चलिए बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन की। तो रेखीय आवर्धन को अपन लोग प्रदर्शित करते हैं दरअसल एम से। किससे? एम से। रेखीय आवर्धन बहुत ध्यान से समझेंगे, फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे। इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। इसका मान होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है। अब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई, दरअसल वस्तु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट माने वस्तु होती है। ठीक है, तो इसका हम लोग ओ ले लेते हैं, और प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज, इमेज, इसलिए इसका प्रतिबिंब, इसलिए इसका आई ले लेते हैं। ठीक है ना, आई ले लेते हैं, जिसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला हमारे लिए पास जनरली आ जाता है एम बराबर आई बटे ओ। क्या आ जाता है? एम बराबर आई बटे ओ। ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अभी हम लोग प्रूव करेंगे इसका और फार्मूला कैसे ड्राइव होता है। पहले ये देखेंगे रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यदि प्रतिबिंब की लंबाई को आई माना जाए और वस्तु की लंबाई को ओ माना जाए तो एम बराबर हो जाएगा आई बटे ओ, अर्थात रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इतना आप नोट कर लीजिए। कभी आपसे रेखीय आवर्धन पूछा जाए तो आप इतना लिख सकते हैं, किसी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को, अपॉन में लिखा होता है तो अनुपात बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात आप लिख सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला आता है उसको भी ड्राइव करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं क्या फॉर्मूला आता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा, चाहे अवतल के लिए निकालें चाहे उत्तल के लिए एक ही बात आएगी। अवतल दर्पण द्वारा क्या निकालना है अपन को? रेखीय आवर्धन का सूत्र। सबसे पहले तो बनाएंगे रेखीय आवर्धन के लिए दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण ये लो, पता है बाहर पॉलिश होती है, अंदर से परावर्तन होगा तो अवतल दर्पण होगा। मध्य बिंदु होगा इसका, तो इसको P कहेंगे। इसका जहाँ से काटा गया होगा वो C कहलाएगा। C और P के बीच की जो दूरी होती, सीधी लाइन खींचते हैं उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर आपका फोकस होगा। ठीक है ना, ये इतनी कहानी होती है, हमें पता है। इसका बनाएंगे पहले तो प्रतिबिंब, वस्तु रखेंगे और जो नियम हमने पढ़े हैं 3 उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रकाश की किरण को भेजेंगे और प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ बनेगा। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरी C से भेजेंगे, ये लो, जो C से जाएगी वो परावर्तन के बाद C से ही लौट जाएगी। दोनों किरणें जहाँ पर मिल रही है वहाँ पर ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। मान लो ये वस्तु है A B, प्रतिबिंब बन गया आपका A डैश B डैश। जहाँ पे टकराई है वहाँ मान लो क्या है आपका कोई पॉइंट है, जो दर्पण है वो M1 M2 क्या हो गया आपका अवतल दर्पण हो गया। ठीक है ना। इसके बाद थोड़ी सी कहानी और करेंगे। इसमें थोड़ी सी कहानी ये करेंगे कि हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर एक आपको नियम नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं फिर से, कि अगर P कोई ध्रुव है उस पर हम तिरछी प्रकाशीय किरण गिराते हैं, तो अगर ऐसा ये मुख्य अक्ष है तो ये इस तरीके की कहानी होती है कि आपतित किरण ये है और ये अभिलंब का काम करती है सीधी। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनता है आई कहलाता है, और अभिलंब और जो परावर्तित किरण होता है उसके बीच जो कोण बनता है उससे हम लोग आर कहते हैं। दोनों बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। ठीक है ना। तो यहाँ पर वही कहानी एक और करेंगे। हमने एक किरण यहाँ से भेजने का प्रयास करेंगे, जो कहाँ टकराएगी आपका P पे गिरेगी। तो P पे गिरेगी, ये ऐसी होती हुई चली जाएगी आपका ये इस टाइप से। बोलो हाँ या ना? हाँ, ये चली जाएगी आपका, और ये वाला एंगल जो होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये एंगल आपका दोनों बराबर हो जाएंगे। आई और आर से अगर देखेंगे तो ये दोनों आपके एंगल कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 त्रिभुज कोई भी ले लेंगे और इसमें समरूपता की कहानी दिखा देंगे। क्या कर लेंगे, 2 त्रिभुज ले लेंगे और इसमें समरूपता की कहानी को दिखा देंगे। कैसे समरूपता की कहानी दिखाएंगे? पहले हम अगर देखें तो ये वाले कोण बराबर हैं क्या? एंगल APB बराबर है एंगल BPA के, क्योंकि कौन सा नियम है ये? परावर्तन के नियम से I बराबर R होते हैं, ये बराबर हो जाएगा। अब ये वाला जो त्रिभुज आपका बन रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है ये वाला। ये जो समकोण है तो 2 समकोण दिख जाएंगे आपको कि एंगल जो है ABP
इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल आपके किसके ए बी डैश पी के। ये कैसे हैं, समकोण है। कैसे हैं ये आपके समकोण है, यहाँ तक कोई कहानी है। ये दोनों एंगल समकोण दिख रहे हैं क्योंकि लंब में डाला गया है, तो ये दोनों कोण समकोण है। तो आपसे हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों में कहानी लगाएंगे। समरूपता हो जाए, दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएंगे तो आपकी समरूपता की कहानी बन जाएगी। तो त्रिभुज ए वी पी एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप के लिए कहानी लगाएंगे, कहानी सेम लगाएंगे। अच्छा, पहले पे हम यहाँ पे दूरियाँ लिख ले रहे हैं कि हमें पता है वस्तु से लेकर पी तक की जो दूरी होती है वो वस्तु की दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, वस्तु की दूरी, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं आपका u से। और जहाँ पे प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब से लेके पी तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी भी कहलाएगी। वस्तु की दूरी जो है ए बी, उसको हम लोग माने ले रहे हैं क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। और प्रतिबिंब जो बन रहा है ए डैश बी डैश, वो आपका आई इमेज हो गई है। ठीक है ना, इतनी कहानी हम लोगों ने मान ली है। हमें पता है कि लेफ्ट साइड की जो दूरियां होती हैं उनको हम लोग कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव। यानी जो बीपी है आपका, बीपी का जो मान है वो माइनस का यू हो जाएगा। और बी डैश पी है, ये भी लेफ्ट साइड है, तो बी डैश पी भी आपका माइनस का भी हो जाएगा। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां पॉजिटिव लिखी जाती हैं, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां माइनस लिखी जाती हैं। तो हमने आई को ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव और आई नीचे है तो माइनस हो जाएगा। समरूपता लगाएंगे तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगा और पूरी भुजा इसके बराबर हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। ठीक है, लिखेंगे तो ए बी अपॉन ए डैश बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा बी पी अपॉन किसके, ए डैश बी डैश, बी पी अपॉन ए बी डैश पी। बोलो हाँ या ना। यस सर। चलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे तो क्या कहानी होगी अपने पास। अगर हम ए बी का मान रखें तो ए बी का मान क्या है आपके पास, ए बी का मान है सर ओ, और ए डैश बी डैश का मान है माइनस का आई। बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसके बाद बी पी का मान रखेंगे तो हो जाएगा माइनस का यू, और यहाँ बी डैश पी का मान रखेंगे तो माइनस का भी हो जाएगा। जी हो जाएगा कैंसिल। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा तो देखेंगे ओ अपॉन आई इज इक्वल टू यू बटे वी। ये माइनस साइन जो यहाँ लगा था उसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर। अब हमने क्या पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि जो रेखीय आवर्धन होता है उसको हम लोग कहते हैं वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई वटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आई बटे ओ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनको उल्टा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगी कहानी, आई बटे ओ इज इक्वल टू माइनस का भी बटे यू हो जाएगा कि नहीं। ये क्या कह रहा है, देखो ये इतनी बात क्या है, m नहीं है क्या, है सर। तो इसको हम लोग m लिख सकते हैं, m बराबर आई बटे ओ इज इक्वल टू माइनस का भी बटे यू। बोलो हाँ या ना। समझ में आ गया। तो एक तरीका और हो सकता है आपको, या तो प्रतिबिंब की लंबाई आपके सामने होगी आई बटे ओ, या माइनस का v बटे यू अपन लोग लिख सकते हैं m के लिए। इतनी बातें सभी को क्लियर होंगी, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। फिर आगे चलते हैं और जो कहानी लग गई है लास्ट उसको भी पूरा करेंगे, एकदम से। ठीक है, जो लास्ट कहानी है वो हम बता चुके हैं आपको, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्या कहानी है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी 2f, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f बराबर r बटे 2। बोलो बात क्लियर है सभी को। आई थिंक बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पहले चैप्टर की जो कहानी थी परावर्तन की वो आपके सामने है 5 लेक्चर में। आप 5 लेक्चर को एक बार देखिए, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। यहाँ से इससे ज़्यादा आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। आपके पास सारी स्थितियाँ आपके सामने हैं, पूरे जो परावर्तन की कहानी है वो आपके सामने है। आप उसको पढ़िए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं अच्छा लगता है। जब कमेंट आप लोग करते हैं, शेयर आप लोग करते हैं, तो एक अंदर से खुशी होती है कि नहीं कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके, उनको भी चीज़ें समझ में आएँ और उनका भी मोटिवेशन बढ़े। क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, पेपर नज़दीक है, तो मेहनत कीजिए। हम भी आपके साथ लगे हैं, जितनी मेहनत हो सकेगी आपके साथ करेंगे। अच्छा लगता है तो पढ़िए, और जब आप पढ़ते हैं तो मैंने बताया है कि आपके पापा मम्मी की आपसे उम्मीद बढ़ती है, उम्मीद बढ़ेंगी, आप अच्छा करेंगे तो निश्चित है आपके साथ बहुत अच्छा रिटर्न होगा। क्योंकि जो चीज़ें अंदर जाती हैं वो बाहर आती हैं। अगर आज आप पढ़ेंगे तो आप पेपर में लिख पाएंगे, बाहर पेपर में लिख पाएंगे तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। जब रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो फिर
सब चीज़ें बेटर होंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, बराबर पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए और अपनी मेहनत पे इतना दम रखिए, एक अपने आप में कॉन्फिडेंट लाइए कि जो मैंने 1 साल पूरी मेहनत की है उसका रिज़ल्ट मैं बोर्ड एग्ज़ाम में दिखाऊंगा, ताकि मेरा जो आने वाला रिज़ल्ट है वो बहुत बेहतर हो सके। इसी उम्मीद के साथ मैं भी आपके साथ लगा हूँ। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए और अपना व्यक्तित्व, अपना कैरेक्टर इस तरीके से डेवलप कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें, आपके पास समय गुजारना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।